तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसवाइस एकेडमी। और इन द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के सिलेबस को। सो पॉलिटी के सिलेबस में पहला जो लाइन लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग इवोल्यूशन फीचर्स अमेंडमेंट सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक को, दैट इज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट के प्रोसेस में ब्रिटिश के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, ठीक है, इसके बारे में मेनली हमें डिस्कस करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए, यू ऑल नो कि ब्रिटिश का अराइवल होता है 1600 एडी में। ब्रिटिश 1600 एडी में आते हैं एज ए ट्रेडर इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फिर क्या होता है 1765 एडी के आसपास EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी राइट। दीवानी राइट का मतलब होता है टैक्सेशन राइट। ठीक है, यानी कि जिन जिन रीजन्स के अंदर इसके पास दीवानी राइट होगा, वहाँ पे क्या करेगा, ये टैक्स को इम्पोज कर पाएगा। ठीक है, तो दीवानी राइट इनको मिलता है 3 रीजन के अंदर, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। आप इस मैप में देख सकते हो, ये बिहार का उस समय का मैप है, रफ मैप है, ये बंगाल का मैप है और ये उड़ीसा का मैप है। तो इन तीनों रीजन के अंदर 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिलता है, दीवानी राइट मिलता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इससे पहले दीवानी राइट नहीं है, ठीक है, टैक्सेशन का राइट नहीं है। ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले क्या कर रहा है, सिंपली ट्रेड कर रहा है। ओके, 1858 एडी में क्या होता है कि 1857 की क्रांति होती है। उस क्रांति के बाद अल्टीमेटली इंडियन सब्जेक्ट केम अंडर ब्रिटिश क्राउन। कहने का मतलब ये हुआ कि अब इंडिया के ऊपर जो है रूल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगा। ठीक है, यानी ब्रिटिश का पार्लियामेंट क्या करेगा कि डिफरेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है, इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ओके, वो क्या करेगा, इंडिया के सब्जेक्ट को डील करेगा, यानी इंडिया के ऊपर रूल करेगा। ओके, चूंकि पहला टॉपिक क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, तो यहाँ पे हमको ये पढ़ना है कि हमारे संविधान का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ है। ओके, तो वी कैन नेवर फॉरगेट एम एन रॉय। तो जो एम एन रॉय है, इनको पायनियर बोला जाता है। पायनियर का मतलब किसी कार्य को करने वाला जो प्रथम व्यक्ति, उसको बोलते हैं पायनियर। ठीक है, तो ही वाज पायनियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है कि ऐसा बॉडी, ऐसी सभा, ठीक है, जिसका मुख्य कार्य होता है संविधान को बनाना, संविधान को फ्रेम करना। ओके, तो एम एन राय क्या है, इंडिया के अंदर पायनियर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया का। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने पहली बार ये आइडिया दिया था 1934 के अंदर। ओके, एंड ही वाज आल्सो पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो ये एम एन रॉय के बारे में विशेष जानकारी है। ओके, तो थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटी का कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग आगे अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात है विचारधारा क्या होती है। ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो 3 तरह की विचारधारा होती है, एक होता है लेफ्ट आइडियोलॉजी, एक होता है राइट आइडियोलॉजी और एक होता है सेंटर आइडियोलॉजी। ठीक है, तो एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लिबरल, मतलब कि जो मॉडर्न आइडिया के अंदर बिलीव करते हैं उसको बोलते हैं हम लेफ्टिस्ट आइडियाज। ठीक है, तो मॉडर्न आइडिया क्या है, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। ओके, ये सब मॉडर्न आइडियाज हैं। ओके, जो कंजर्वेटिव आइडिया में बिलीव करते हैं, मतलब कि जो ट्रेडिशनल बातें करते हैं, ठीक है, जैसे मनुस्मृति हो गया, ये ट्रेडिशनल बातें हो गई। आ रहा समझ में, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो ट्रेडिशन और कल्चर की बातें करते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव विचारधारा, और इसका जो अप्रोच होता है वो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। ओके, और लिबरल का अप्रोच कैसा होता है, मॉडर्न अप्रोच होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये लिबरल विचारधारा है। ठीक है, और इंडिया के अंदर बीजेपी, तो बीजेपी को आप राइटिस्ट पार्टी आप कह सकते हैं। ठीक है, और एक होता है सेंटर। सेंटर का मतलब है कि इसके अंदर कंजर्वेटिव एलिमेंट भी होगा और इसके अंदर मॉडर्न एलिमेंट भी होगा। ठीक है, तो जब दोनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर वाली पार्टी, यानी मिक्स पार्टी। तो यहाँ पे क्या होगा, लिबरल आइडिया भी होगा और कंजर्वेटिव आइडिया भी होगा। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी, इसको बोल सकते हो सेंटर वाली पार्टी। ठीक है, तो 3 तरह की आइडियोलॉजी होती है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लिबरल, लिबरल का मतलब मॉडर्न अप्रोच, C फॉर कंजर्वेटिव एंड R फॉर राइटिस्ट आइडियोलॉजी। तो जो राइटिस्ट पार्टी का उसका अप्रोच क्या होगा, उसका अप्रोच कंजर्वेटिव होगा। ओके, और इसका एग्जाम्पल है बीजेपी पार्टी। और जो सेंटर वाली पार्टी, उसका मिक्स अप्रोच होगा, मतलब वहाँ पे दोनों एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि जब एक कमांड के अंदर सारा पावर होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, टॉप पे कोई बैठा हुआ है, टॉप एजेंसी है, और जो टॉप का एजेंसी है अल्टीमेटली जितनी भी सबऑर्डिनेट एजेंसी है उसके कंट्रोल में है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड आइडियोलॉजी। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड आइडियोलॉजी या सेंट्रलाइजेशन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हायरार्की में क्या होता है, और हायरार्की का मतलब क्या होता है, तो रिलेशन बिटवीन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। सुपीरियर जो टॉप पे बैठा ऑफिसर है, ठीक है, और उसके अंडर में जो काम करे दैट इज कॉल्ड सब ऑर्डिनेट। फॉर एग्जाम्पल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो क्या होता है आपका, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपका सुपीरियर होता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर जितने भी अफसर काम करते हैं, वेदर दे आर SDM, दे आर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, दे आर ADM, ठीक है,
दे ऑल आर सब ऑर्डिनेट ऑफिशियल। क्लियर है, ठीक है। तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच का जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं हायरार्की। तो ये हायरार्की आपका हो गया, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे सबऑर्डिनेट नीचे है, ऊपर क्या है, सुपीरियर है। तो सुपीरियर के पास सारा पावर है, यानी कि ऑल सबऑर्डिनेट आर गेटिंग पावर फ्रॉम द सुपीरियर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन अपर हैंड। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में क्या होता है कि पावर को ट्रांसफर किया जाता है लोअर अथॉरिटी के पास। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम टॉप अथॉरिटी टू बॉटम अथॉरिटी। जैसे इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये मॉडल था बिफोर 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों के पावर का जो सोर्स था दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ओके, लेकिन जैसे ही 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट को पावर मिलता है। लोकल मतलब का मतलब होता है पंचायती राज प्लस म्यूनिसिपैलिटी। ओके, तो इनको पावर मिलता है। पंचायती राज का मतलब क्या होता है कि लोकल रूरल गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब ग्रामीण लोकल गवर्नमेंट, और जो शहरी लोकल गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी। ओके, तो दोनों ऑटोनोमस बॉडी बन जाता है। ऑटोनोमस तो पूरी तरह से नहीं है, ओके, लेकिन हाँ ऑटोनोमी प्रोवाइड किया गया आफ्टर 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो पहले क्या था कि लोकल अथॉरिटी का पावर स्टेट के पास था। अब स्टेट ने क्या किया, इस पावर को डिवॉल्व कर दिया किसको, लोकल अथॉरिटी को। ठीक है, आ रहा समझ में? तो नाउ लोकल अथॉरिटी क्या कर सकता है, बहुत हद तक जो है अपने इच्छा से डिसीजन ले सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट का मतलब होता है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑर्गन। ठीक है, तो हमने एक कोड बनाया है लेज। ओके, LEJ लेज। ठीक है, तो L फॉर लेजिस्लेटिव बॉडी, E फॉर एग्जीक्यूटिव बॉडी और G फॉर जुडिशियल बॉडी। ठीक है, तो लेज, LEG लेज, आप इसको से याद कर सकते हो लेज से। लेज से तो लेजिस्लेटिव बॉडी जो होता है, लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब होता है कि उसका मेन काम होता है लॉ को फॉर्मुलेट करना। तो ऐसी बॉडी, ठीक है, सरकार का ऐसा ऑर्गन जो लॉ को बनाता है उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं इसको? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 बॉडी होता है। ठीक है, तो हिंदी में विधायिका बोलते हैं। ठीक है, इसका मेन कार्य क्या है? इसका मेन कार्य है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। जैसे इंडिया में सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है, स्टेट लेवल पे क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी है, और लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है। ओके, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, ये 3 बॉडी होती है। तो पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा के अंदर जो है MLA बैठते हैं, दे आर पार्ट ऑफ आल्सो लेजिस्लेचर, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में काउंसलर होता है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। और इनका मेन कार्य क्या होता है? तो इनका मेन कार्य होता है लॉ को फॉर्मुलेट करना। ठीक है, तो ऐसी बॉडी, सरकार का ऐसा ऑर्गन जो लॉ को बनाता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी। इंडिया के अंदर क्या है कि सेंटर के पास लॉ बनाने का, क्या कहते हैं, लॉ बनाने का अलग डोमेन है, और स्टेट के पास लॉ बनाने का अलग डोमेन है। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, ठीक है, तो इंडियन रेलवे पे लॉ बनाने का जो एक्सक्लूसिव राइट है, कंप्लीटली राइट है, वो किसके पास है? सेंटर के पास है। तो स्टेट लॉ नहीं बना सकता है इंडियन रेलवे के ऊपर। क्लियर है? ठीक है, लेकिन यदि हम बात करेंगे, क्या कहते हैं, बिहार पुलिस, जैसे मैं बिहार से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो बिहार पुलिस, ओके, तो बिहार पुलिस यानी हर स्टेट क्या होता है, पुलिस होता है, तो पुलिस के ऊपर लॉ बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास है। ठीक है, तो यानी कुछ सब्जेक्ट पे क्या होता है, जैसे पुलिस पे लॉ कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। कुछ पे लॉ बनाने का राइट सेंटर के पास होता है। इसको बोलते हैं पावर का डिवीजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर। ओके, और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरलिज्म। ओके, तो इंडिया क्या है? इंडिया में फेडरलिज्म बहुत हद तक है, पूरी तरह फेडरलिज्म नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में फेडरलिज्म है, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि इंडिया के अंदर जो है, ठीक है, सेंटर के लॉ बनाने का अलग डोमेन है, मतलब पार्लियामेंट के लॉ बनाने का अलग डोमेन है, अलग क्षेत्र है। ठीक है, और स्टेट के लॉ बनाने का अलग कार्य क्षेत्र है। ठीक है, तो दोनों के बीच क्या है? कार्य क्षेत्र का डिवीजन है। ओके, और ऐसे ही 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद अब लोकल बॉडी के पास भी क्या कहते हैं, कुछ पर्टिकुलर डोमेन के अंदर लॉ बनाने का अधिकार है। ओके, तो इसको बोलते हैं पावर का डिवीजन, दैट इज कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव क्या है? फेडरल है। ओके, सरकार का सेकंड जो ऑर्गन होता है लेज, हमने पढ़ा था, तो L फॉर लेजिस्लेटिव, E फॉर एग्जीक्यूटिव और J फॉर जुडिशियरी। ठीक है, तो सरकार का जो सेकंड ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव का मेन काम होता है कि जो लॉ बनाया गया इनके द्वारा, लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा, ठीक है, उस लॉ को क्या करना? इंप्लीमेंट करना। कार्यपालिका, इसको हिंदी में कार्यपालिका बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी कानून बनाया विधायिका ने, उस कानून को क्या कहते हैं, ग्राउंड पे कौन लेकर आएगा? कार्यपालिका लेकर आएगा। समझ में आ रहा है? तो जनरली कार्यपालिका का 3 पार्ट होता है। ठीक है, सबसे ऊपर होता है PM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और उनका जो मंत्री परिषद है। ओके,
ये होता है सेंट्रल लेवल पे, और ये क्या करता है, ये सेंटर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, जो लॉ बनाया जाता है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। ओके, ऐसे ही स्टेट लेवल पे क्या होता है, सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, ये क्या करता है, ये जो भी लॉ स्टेट बनाएगा, स्टेट असेंबली बनाएगा, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे बिहार में गवर्नमेंट का विजन है 7 निश्चय प्रोग्राम। ओके, बिहार में गवर्नमेंट ने क्या किया है, 35% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है महिलाओं को। ओके, तो इसके लिए पहले क्या होगा, इसके लिए पहले विधायिका में कानून पास होगा, लेजिस्लेटिव में, ठीक है, और फिर क्या होगा, और कई बार कानून जो है बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट इन जनरल कानून कैसे पास होता है, विधायिका में डिबेट और डिस्कशन के बाद। फॉर एग्जाम्पल बिहार में क्या है, प्रोहिबिशन है, यहाँ पे शराब पीना, शराब बैन है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन है, इसका मतलब क्या होगी, फॉर प्रोहिबिशन लॉ कहाँ पे बनाया गया होगा, लेजिस्लेटिव के अंदर। बट प्रोहिबिशन के लॉ को इंप्लीमेंट करना, ये जिम्मेदारी किसकी है, सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है, ठीक है। तो ये कार्यपालिका का मॉडल है एट द लेवल ऑफ स्टेट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, समझ में आ रहा है। ओके, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेटली क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को असिस्ट करता है। आ रहा समझ में। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी 3 तरह का होता है, सेंट्रल लेवल पे पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेवल पे सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, बट हमारे यहाँ जुडिशरी क्या है, जुडिशरी हमारे यहाँ, अच्छा ये भी फेडरल है, पावर का डिवीजन है, ठीक है, ये भी फेडरल इन स्ट्रक्चर है। जुडिशरी में क्या होता है, टॉप पे जो कोर्ट होता है एपेक्स कोर्ट, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे स्टेट लेवल पे क्या होता है, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट होता है, ये स्टेट जुडिशरी है, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट दिख रहा है, ये है स्टेट जुडिशरी। जस्ट वेट, ये स्टेट जुडिशरी है। जबकि जो एपेक्स जुडिशरी है, मतलब टॉप पर जो जुडिशरी है, वो कौन सा कोर्ट है, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, एपेक्स जुडिशरी है, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और जो मतलब कि एपेक्स जुडिशरी, जो स्टेट जुडिशरी है, दे बोथ कैन इंटरटेन सेंटर एज वेल एज स्टेट लॉ। दोनों लॉ क्या करेगा, इंटरटेन करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी, इसका काम क्या होता है। तो जैसे विधायिका का काम क्या है, कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो जो जुडिशरी है उसका काम है कानून को क्या करना, कानून को रेगुलेट करना। जो कानून बनाया जा रहा है वो कानून जो है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, वेदर दे आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट और वेदर दे आर नॉट वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यदि कोई भी कानून बनाया जाए विधायिका कार्यपालिका के द्वारा, जो आपके मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट का हनन करता है, वायलेशन करता है, क्लियर है, तो इस केस में उस लॉ को हम चैलेंज कर सकते हैं जुडिशरी के पास, ठीक है। जुडिशरी क्या करेगा, जुडिशरी उस पर्टिकुलर लॉ को, ठीक है, देखेगा विद द एंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और यदि जुडिशरी को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ गलत है, ठीक है, तो इस केस में जुडिशरी क्या करेगा, लॉ को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगा। आ रहा समझ में। यानी जुडिशरी का मेन काम ये होता है कि जो लॉ बनाया जाता है या लॉ को इम्प्लीमेंट करने का जो मॉडल होता है, दोनों को रेगुलेट करना, और जुडिशरी अल्टीमेटली जो है, ठीक है, संविधान का व्याख्या करता होता है, यानी संविधान को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये भी काम होता है जुडिशरी का। चलिए, एक और थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी। सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी इसको दिया गया था मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू कौन है, पॉलिटिकल थिंकर है, ओके, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। तो ये थ्योरी कहता है कि देयर शुड बी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मॉडल को हम लोग डिस्कस करेंगे, इंडियन मॉडल और अमेरिकन मॉडल। जो इंडियन अमेरिकन मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव इंटरफेयर नहीं करेगा जुडिशरी के अंदर, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगा एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो तीनों बॉडी आपस में क्या है, सेपरेट है। और इवन जो वहाँ पे प्रेसिडेंट प्लस उसका जो कैबिनेट होगा, ठीक है, उसका मेंबर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। ओके, यानी कि वहाँ प्रेसिडेंट प्लस कैबिनेट का मेंबर होने के लिए, ठीक है, आपको लेजिस्लेटिव का पार्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर कैबिनेट का पार्ट वही बन सकता है, मतलब ओनली दोज कैन बिकम पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव हु आर ऑलरेडी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, क्लियर है। और बिना मेंबर बने भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए एक टर्म है कि मैक्सिमम 6 मंथ तक जो है विदाउट किसी हाउस का मेंबर बने हुए, ठीक है, मतलब बिना लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बने हुए आप कैबिनेट का पार्ट बन सकते हैं, मतलब पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट आप बन सकते हैं। ये इंडिया के अंदर प्रोविजन है, ठीक है। तो अमेरिकन मॉडल क्या है, अमेरिकन मॉडल ये है कि कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए, ठीक है, लेजिस्लेटिव का पार्ट होना जरूरी नहीं है। इंडिया के अंदर क्या है कि ओनली एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि मेंबर होता है किसका, पार्लियामेंट का, ठीक है, वो बन सकता है पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर, जो कि एग्जीक्यूटिव हेड सेंट्रल लेवल। और ऐसे ही ओनली एमएलए और एमएलसी, क्लियर है, ठीक है। एमएलसी कौन होता है, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि विधानसभा और विधान परिषद 2 तरह का हाउस होता है, ठीक है।
विधानसभा क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, वहाँ पे मेंबर को डायरेक्टली चुना जाता है। और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे मेंबर का चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से होता है, ठीक है। तो इन दोनों हाउस के जो मेंबर होंगे वही बन सकते हैं सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट स्टेट लेवल। क्लियर है? यानी कि हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ फ्यूजन ऑफ पावर है, मतलब कि जो पार्ट जो लेजिस्लेटिव का पार्ट है वही क्या कहते हैं, मतलब मेंबर बनेगा एग्जीक्यूटिव का। लेकिन अमेरिका में ऐसा प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका क्या है, अमेरिका इज बेस्ड ऑन कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी, इंडिया इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी बट फ्यूज्ड मॉडल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो क्वासी है, मतलब कंप्लीटली नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर है बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे हमने ग्राफ को प्लॉट किया, इस ग्राफ को ध्यान से आप देखें, ठीक है। इस ग्राफ में देखिए ये यूएसए है और ये इंडिया है। यूएस के अंदर क्या है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, तीनों का पावर क्या है, सेपरेट है, ओके। इंडिया के अंदर क्या है, जुडिशरी तो सेपरेट है लेकिन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के बीच में पावर फ्यूजन ऑफ पावर है, ठीक है। दोनों के बीच क्या है, पावर का फ्यूजन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी। अगला है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का दो मॉडल होता है, यूनिटरी वर्सेज फेडरल, ठीक है। अब फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, इसको हम समझते हैं। फेडरल में क्या होता है कि जो यूनिट ऑफ स्टेट होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बिहार हम कह रहे हैं, इंडिया की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर क्या है, स्टेट और यूनियन टेरिटोरी है, ओके। तो यानी स्टेट और यूनियन टेरिटोरी जो है ये इंडिया का पॉलिटिकल यूनिट है, आ रहा समझ में। तो स्टेट और यूनियन टेरिटोरी क्या है, इंडिया का पॉलिटिकल यूनिट है। अब ये जो स्टेट और यूनियन टेरिटोरी है इस पूरे को हम मिला देंगे, ठीक है। तो जब इस सारे को हम मिला देंगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, इंडिया एक यूनाइटेड स्टेट बन जाएगा। क्लियर है? तो इंडिया इज यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, जो कि स्टेट नाम के और यूनियन टेरिटोरी नाम के पॉलिटिकल यूनिट को मिलाने से बना है। क्लियर है? ठीक है। तो इंडिया क्या हो गया, स्टेट हो गया, ओके। लेकिन इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि एक बार आप इंडिया के पार्ट बन गए तो इंडिया से आप सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। बट फेडरेशन में ऐसा नहीं है। फेडरेशन में क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि आप एक बार इंटीग्रेट हो गए कंट्री के साथ तो आपको वहां से अलग होने का भी अधिकार है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट फेडरेशन। इंडिया में क्या है, कंप्लीट फेडरेशन नहीं है, मतलब कि आपको यहाँ पे मर्ज होने का राइट तो है बट यहाँ से सेपरेट होने का राइट नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई इंडिया इज क्वासी फेडरल। क्लियर है? बट यूएस के अंदर क्या है कि आपको मर्ज होने का भी राइट है और अलग होने का भी राइट है। तो इंडिया इज कंप्लीट फेडरल, सॉरी, यूएस इज कंप्लीट फेडरल। तो यूएस के अंदर 50 स्टेट है। कितने स्टेट है? 50 स्टेट है, ओके। और हर स्टेट जो था मिलिट्रिकली और इकोनॉमिकली क्या था, इतना एम्पावर्ड नहीं था, कमजोर था। तो ये लोग आपस में एक साथ आए और इन लोगों ने क्या किया, एक फेडरेशन का निर्माण किया, ठीक है। तो फेडरेशन के अंदर जो 50 स्टेट है दे ऑल आर पॉलिटिकल यूनिट। ये सारे के सारे यूनिट क्या हुआ, एक साथ आए। तो इनके एक साथ आने का मेन उद्देश्य और पर्पस ये था कि अपने आप को एम्पावर करना। तो देखो आज अमेरिका क्या है, वर्ल्ड का पावर है ना। अमेरिका पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या करता है, रूल करता है, ठीक है। तो ये जितने भी कमजोर यूनिट थे ये आपस में यूनाइट होगा और इन्होंने अपने आप को क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर लिया स्ट्रॉन्ग यूनिट के अंदर। अब इंडिया के अंदर देखो दिक्कत क्या है, इंडिया के अंदर भी मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल यूनिट है, स्टेट है, यूनियन टेरिटोरी है। अब इंडिया स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन पा रहा, उसके पीछे क्या रीजन है? तो देखो मेन रीजन तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ओके। इंडिया के अंदर क्या है कि मतलब डाइवर्सिटी है, ठीक है, प्लुरलिज्म है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें ये अच्छी बात है, ये ब्यूटी है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, कई बार क्या होता है कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट के द्वारा जो है, ठीक है, इस डाइवर्सिटी को अटैक किया जाता है, ठीक है। सॉरी, इस प्लुरलिज्म को अटैक किया जाता है। तो जब आप डाइवर्सिटी को अटैक करोगे, प्लुरलिज्म को अटैक करोगे, ठीक है, और आप रीजनल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कास्ट डिवाइड हो जाएगा, जेंडर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो आप कमजोर हो जाओगे। तो इंडिया कमजोर होने का बहुत बड़ा फैक्टर है। यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, देखो स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट एक साथ आते हैं, जैसे कि रीजन ऑफ इंग्लैंड, राइट टू मर्ज है लेकिन आपको सी से अलग होने का राइट नहीं है, ठीक है। इंग्लैंड एग्जाम्पल, फेडरल का मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया आपको। चलिए, तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था। हम सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस में लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। तो एक बार हम ब्रिटिश का क्रोनोलॉजी समझते हैं, ब्रिटिश कैसे कैसे इंडिया के अंदर आए, ठीक है। 1680 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सेटअप किया जाता है, ओके। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, मतलब कि 1600 से लेकर 1773 तक, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड में क्या है, मोनोपोली है, ठीक है, ट्रेड में मोनोपोली है। और इतनी मोनोपोली है कि इनको बिना लाइसेंस का जो है ट्रेड करने का अधिकार है। एक लाइसेंस इन्होंने 1600 में ले लिया था किंग एलिजाबेथ वन से, ठीक है। और उस लाइसेंस से अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं कि अपनी मोनोपोली को एसर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन 1773 में एक कानून आता है, उस कानून का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। तो अब क्या है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर को रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है।
7084 में क्या होता है, इस कानून के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कानून सेंट्रलाइज ज़्यादा है, ठीक है। तो कभी भी कानून का सेंट्रलाइज होना गलत चीज़ होता है, ठीक है। कानून हमेशा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, ठीक है। जब तक कानून डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, ठीक है, तो क्रोनी कैपिटलिज्म होगा। इंडिया में क्या है, क्रोनी कैपिटलिज्म है, ठीक है। तो इंडिया में जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उसके पीछे रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ स्टेट अपनी अपनी लॉबी क्रिएट करता है, ठीक है। तो उन लॉबी के कारण क्या होता है कि उस स्टेट के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और जो अदर जो पुअर स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, दे आर गेटिंग लिस्ट बेनिफिट, उनको बेनिफिट काफ़ी कम मिलता है, ओके। एंड अल्टीमेटली दे आर फोर्स टू क्या कहते हैं, डू मैनुअल वर्क और लेबर वर्क, और क्या कहते हैं मतलब और दे आर वर्किंग लाइक माइग्रेंट इन अदर, मतलब दो रीजन दैट आर ऑलरेडी डेवलप्ड, ठीक है। तो ये लॉबी होना कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। और ऐसा इसलिए हो रहा है जो कि पावर क्या है, सेंट्रलाइज है, ठीक है। तो पावर का सेंट्रलाइज होना कहीं ना कहीं क्या होता है, सही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पावर सेंट्रलाइज है। तो इस डिवाइड को दूर करने के लिए एक आता है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, 7084 में, ओके। फिर क्या होता है, फिर इसके बाद जो है ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसका सिलसिला खत्म हो जाता है। 1833 में नए तरह का कानून आता है, उसका नाम है चार्टर एक्ट, ठीक है। तो देखो 33 से पहले का जो कानून है उसका नाम क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 से पहले का जो कानून है वो कोई कानून है ही नहीं, मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की। बट 73 से क्या होता है, रेगुलेशन स्टार्ट होता है 1773 से, ठीक है। ये रेगुलेशन आपको चलता है कब तक, 1833 तक। और यहाँ से जो नया कानून आता है उस कानून का नाम है चार्टर एक्ट 1833। ये कानून थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रांग है, ओके। और ये क्या करता है, फर्दर पावर को डिसेंट्रलाइज करता है। तो यहाँ पे क्या है कि पावर सेंट्रलाइज है, यहाँ पावर क्या होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। यहाँ पे पावर और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि पावर बहुत हद तक डिसेंट्रलाइज होता है चार्टर एक्ट 1853 में, ठीक है। बट इसी बीच तो इसको बोलते हैं कंपनी का रूल। तो कंपनी का रूल कब से कब तक है, तो कंपनी का रूल है 1600 से लेकर 1857 तक, ठीक है। कंपनी के अंदर मेन जो कानून पास हुआ है वो कानून है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ये 4 कानून पास हुआ है, 4 या 5 कानून पास हुआ है, ठीक है। बाद में क्या होता है, 1857 में जो क्रांति आती है, रिवॉल्यूशन आता है, तो ब्रिटिश को डाउट होता है ओवर लीडरशिप कैपेसिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, क्लियर है। और ब्रिटिश के लिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेरिटोरी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाता है और पावर को ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो अब क्या होगा कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कानून है उस कानून से हमारे यहाँ लॉ बनेगा, ठीक है। और चूंकि कानून में जो लॉ बनता है तो लॉ में क्या होता है, कानून मतलब हेड का जो एसेंट है जरूरी होता है। तो ब्रिटिश क्राउन जो उसका हेड कौन है, सॉरी ब्रिटिश में हेड ऑफ स्टेट कौन है, क्राउन है। आ रहा समझ में, मतलब वहाँ का राजा। तो वहाँ के राजा के नाम पे इंडिया में रूल हो रहा है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड क्राउन रूल, ठीक है। तो क्राउन रूल के तहत पहला जो कानून पास होता है उस कानून का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ओके। सेकेंड जो कानून पास होता है उस कानून का नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल का मतलब पार्लियामेंट, ठीक है। ये 3 एक्ट पास होता है। पहला एक्ट है 1861, सेकेंड एक्ट है 1892 और थर्ड एक्ट है 1909, ओके। फिर क्या होता है, फिर एक और कानून आता है, उस कानून का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ओके। GOI का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे, ठीक है। फिर अगला कानून पास होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और लास्ट एक्ट पास होता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, क्लियर है। तो देखो कौन कौन सा एक्ट पास होता है क्राउन के अंदर, दोबारा देख लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इतने कानून पास होते हैं, ठीक है। तो आज क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी रूल के बारे में, ठीक है। एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे क्राउन रूल के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक अवर क्लास काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अस, ओके। अगेन थैंक यू।